हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स का बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम यूनिट सेकंड कर रहे हैं कैलकुलस की। मैं दिखा भी देता हूं आपको, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। इसमें हम पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स और टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स, इतना पोर्शन हम कर चुके हैं। इस वाली क्लास में हम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस और क्लासिफिकेशन इनटू कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, ये तीन टॉपिक करने वाले हैं। अगर टाइम रहते कंप्लीट हो गए तो इसी क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करवा भी दी है पिछली क्लास में, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स, ये रहा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक सेक्शन। इसमें तीन थ्योरम है बस जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला है, एक है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स, एक है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। पहले तो मैं इनको डायग्राम से समझाऊंगा ये क्या थ्योरम है और फिर इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो, ये है मेरा पैराबोला, क्लियर। ये है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, पैराबोला पे कोई पॉइंट ले लिया P पॉइंट, और इस P पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट P पॉइंट से पास होता हुआ, ठीक है। फिर क्या किया, इसी P पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के पैरेलल थी। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की एक। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला क्या कहती है कि ये जो एंगल है अल्फा, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इस अल्फा मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब इसी चीज को देखो हम शब्दों में कैसे लिखेंगे। द टेंजेंट लाइन एट P, टेंजेंट लाइन एट P ओ ने पैराबोला, पैराबोला के ऊपर मेक्स इक्वल एंगल बनाते हैं विद लाइन थ्रू P पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द लाइन थ्रू P एंड फोकस। मतलब जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये उस लाइन के साथ जो फोकस से पास होती है और पॉइंट P से पास होती है, उसके बीच में जो एंगल है, और टेंजेंट लाइन के और इस पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये डेफिनेशन कह रही है। एक बार और पढ़ लो। द टेंजेंट लाइन एट P ऑन ए पैराबोला मेक्स इक्वल एंगल्स विद लाइन थ्रू P एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड द लाइन थ्रू P एंड फोकस। क्लियर है? डायग्राम से समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स क्या होती है। पहले डायग्राम से समझो। ये कोई इलिप्स ले ली, यहां पे मैंने इस पे कोई पॉइंट P ले लिया और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब दो लाइंस हैं, एक तो फोकस F1 से पास होती हुई, एक फोकस F2 से पास होती हुई। ये दोनों लाइंस जो हैं, ये टेंजेंट से इक्वल एंगल बनाती हैं। मतलब ये वाली लाइन और ये टेंजेंट, ये एंगल, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फोकस F2 से वाली, और ये टेंजेंट, इनके बीच में जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। यही बात लिखी हुई है, देखो ध्यान से। द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P ऑन इलिप्स मेक्स इक्वल एंगल विद द लाइंस जॉइनिंग P टू द फोकी। इक्वल एंगल बनाते हैं। आ गई बात समझ में? सेम यही बात हाइपरबोला में है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये मैंने हाइपरबोला बना लिया। ये इसका फोकस F1 है और इसका फोकस F2 है। जैसे मैंने इस इलिप्स पर कोई पॉइंट P लिया था, ऐसे ही मैंने इस हाइपरबोला पर पॉइंट P ले लिया। ये रहा, ठीक है। हाइपरबोला पर क्या ले लिया? पॉइंट P ले लिया। जैसे मैंने इस इलिप्स में इस पॉइंट P को फोकस F1 से मिलाया था और फोकस F2 से मिलाया था, इसी तरह मैं इस पॉइंट P को F1 और F2 से मिला दूंगा और यहां पर इसी पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, जैसे इसमें भी टेंजेंट ड्रॉ किया था, सेम चीज। अच्छा, अब इस टेंजेंट के और इस लाइन के बीच का जो एंगल है और इस टेंजेंट के और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बस यही है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला। अ लाइन टेंजेंट टू अ हाइपरबोला, मतलब जो टेंजेंट लाइन हाइपरबोला पे एट अ पॉइंट P पॉइंट पे मेक्स इक्वल एंगल्स विद द लाइन जॉइनिंग P टू द फोकी।
क्लियर, इक्वल एंगल बनाएंगे किसके साथ, उस लाइन के साथ जो पॉइंट पी से फोकस पे मिल रही है, इक्वल एंगल बनाएंगे। सेम ऐसा ही इलिप्स में भी हमने पढ़ा, सेम ऐसा ही इसमें रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला है। बस कुछ नहीं करना आपको, ये 3 थ्योरम एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन बना के पूछ ले तो बता देना, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये एक बात कंप्लीट कर ली हमने, इस पे अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स ये खत्म हो गई है, क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पहले कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन इनटू कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके कोनिक्स का क्लासिफिकेशन, ठीक। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट एक बात बताओ, आपको कुछ याद हो, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पढ़ते थे हम जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, उसमें हम डी निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, कुछ कुछ वैसा सा ही है ये भी, देखो ध्यान से। द डिस्क्रिमिनेंट, कंसीडर द सेकंड डिग्री इक्वेशन, एक कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन उठा लो, ax स्क्वायर फिर xy इसके साथ ले लो b, फिर cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस में ये f कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। मतलब पहले x स्क्वायर का कोफिशिएंट को a ले लिया, xy के कोफिशिएंट को b ले लिया, y स्क्वायर के कोफिशिएंट को c लेट कर लिया, और x के कोफिशिएंट को d, y के कोफिशिएंट को e और कांस्टेंट f, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मतलब इस तरह से इक्वेशन गिवन मिलेगी। फिर उसमें क्या करना आपको, a b c d e f इन सब का पता लगा लिया। फिर इफ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, अगर वो लेस देन 0 आता है तो इक्वेशन जो है वो या तो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, या सर्कल को, या पॉइंट को, या फिर नो ग्राफ, कोई ग्राफ नहीं होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इनमें से एक चीज होगी, वो या तो वो रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स को, या सर्कल को, या पॉइंट को, या एल्स हैज नो ग्राफ, या कोई ग्राफ नहीं होगा वहां पर। इज इट क्लियर। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो आ जाए तो वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, फिर वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को और पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को, हाइपरबोला को या पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी अगर ग्रेटर देन 0 है तो, ठीक है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, इक्वल टू 0 में पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, सिंगल लाइन को। ये क्या थी, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही थी, लेकिन इक्वल टू 0 है तो या तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी या पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, और एल्स हैज नो ग्राफ, या कोई ग्राफ नहीं होगा अगर इक्वल टू 0 है तो, ठीक है। तीनों बातें समझ में आ गई। देखो लेस देन 0 में लाइन का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, यहां पर या तो इलिप्स हो सकता है, या सर्कल, या पॉइंट, या एल्स हैज नो ग्राफ। ग्रेटर देन 0 में इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है, और इक्वल टू 0 में या तो लाइन होगी या पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगी, या कोई ग्राफ नहीं होगा। इसमें हाइपरबोला होगा या पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ये कंडीशन है, इसको याद कर लो, ठीक है। ऑप्शन देगा, कंडीशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा, ठीक। क्वेश्चन करेंगे जब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब एक टॉपिक बचता है, 2 टॉपिक पूरे हो गए, बस इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा डिस्क्रिमिनेंट में, ठीक है। अब एक टॉपिक बचता है हमारा, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकंड डिग्री इक्वेशंस, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक। इसी के साथ फिर ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगी, ठीक है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। यस, ओके, ये क्वेश्चन हो रहा है भाई, एक क्वेश्चन है इसी डिस्क्रिमिनेंट जो भी किया हमने। यूज द डिस्क्रिमिनेंट टू आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके आइडेंटिफाई करो ग्राफ, इस इक्वेशन के ग्राफ को आइडेंटिफाई करो। तो अभी बताया था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को लिख लो, एक्स वाई का कोफिशिएंट बी हो गया -3, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सी जो कि 5 हो गया, और डी हो गया -7। ए बी सी डी आ गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, वैल्यू पुट करके कितना आ गया -151। ये लेस देन 0 है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो वो किस किस को रिप्रेजेंट कर सकता है, इलिप्स को, सर्कल को, या तो पॉइंट होगा या नो ग्राफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, जो मेजर कोनिक्स हमने पढ़े थे वे क्या क्या थे, सर्कल था, इलिप्स था, पैराबोला था, हाइपरबोला था, क्लियर है। अब इस डिस्क्रिमिनेंट वाली चीज में अगर इनके अलावा कुछ हो, जो मेजर कोनिक्स है इनके अलावा, जैसे कि
इन केस वेयर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, या तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हो इक्वेशन, या लाइन को, या पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को, या पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हो, या हैज नो ग्राफ, या कोई ग्राफ ना हो, तो इस केस में वी से दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ डीजेनरेट कोनिक सेक्शन। तो इन सब केसेस में अगर कोई भी है तो हम उसको डीजेनरेट कोनिक सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो नॉर्मल थे कोनिक्स में तो कोनिक्स में ही आएंगे, और जो ये चीज है ये डीजेनरेट कोनिक सेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। बड़े ध्यान से समझना, हम इस एक्सिस को लेते हैं एक्स एक्सिस और इस एक्सिस को लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमें एक्सिस को रोटेट करना है। ठीक, मान लिया मेरी ये एक्सिस ऐसे थी तो मैंने इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे थीटा एंगल ऊपर उठा दिया। ठीक, तो ये y भी इधर सरकेगा। अगर इसको मैं थीटा एंगल उठाऊंगा दोनों एक्सिस को तो ये y आगे सरक जाएगा ना, y एक्सिस। तो इसको मैंने लेट कर लिया x डैश एक्सिस और इसको लेट कर लिया y डैश एक्सिस। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पॉइंट P तो बेचारा वही है जिसके कोऑर्डिनेट्स इसके अकॉर्डिंग x, y थे। क्लियर? तो इस वाली एक्सिस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट ऐसे था P, लेकिन अब एक्सिस हो गई ये। ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूं इससे और यहां पर इसको इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं x डैश एक्सिस पर, तो ये एंगल मैंने लेट कर लिया अल्फा है। इसी पॉइंट P से मिला है तो ये एंगल क्या लेट कर लिया? अल्फा है। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना ले लिया? x डैश, और ये डिस्टेंस ले लिया y डैश होगा। तो पॉइंट P इस एक्सिस, रोटेटेड एक्सिस के हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x डैश y डैश। कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, बस यही सारी बातें अब लिखी हुई हैं। देखो, द एक्सिस ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हैव बीन रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू एंगल थीटा, मतलब थीटा एंगल पे इसको रोटेट कर दिया एक्सिस को, टू प्रोड्यूस न्यू एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट, और इसको रोटेट करने के बाद एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। क्लियर है? अब आपको अच्छी तरह से पता है जब एक्स और वाई होता है एक्सिस, तो हम एक्स को लेते हैं आर कोस थीटा और वाई को लेते हैं आर साइन थीटा, है ना? इतनी बात क्लियर है? ओके, लेकिन अब ये जो पॉइंट P है, अगर मैं अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही रखूं तो इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा प्लस अल्फा है ना। ये एंगल अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से ही देखूं तो ये एंगल कितना है P पॉइंट का? थीटा प्लस अल्फा एंगल पे है ना। तो x हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस अल्फा और y हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस अल्फा। इज इट क्लियर? और अगर मैं x डैश और y डैश के हिसाब से देखूं तो ये एंगल अल्फा है सिर्फ, तो ये x डैश हो जाएगा आर कोस अल्फा और y डैश हो जाएगा आर साइन अल्फा। बस इतनी सी बात थी। अब आगे देखो x, अब इसको मैं ओपन कर लूं, कोस थीटा प्लस अल्फा मतलब कोस a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, तो ये क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा कोस अल्फा, और प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस आर साइन थीटा साइन अल्फा। इसको ओपन करके लिख दिया x की वैल्यू को, और यहां से y क्या बन जाएगा? आर साइन थीटा कोस अल्फा प्लस कोस थीटा साइन अल्फा। आर आर मल्टीप्लाई में था तो आर भी आ जाएगा साथ में, इसके बीच में प्लस आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट करो, आर कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है? एक्स डैश, पुट करो एक्स डैश कोस थीटा बन जाएगी, और बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिया, और आर साइन अल्फा बन जाएगा वाई डैश, वाई डैश पुट कर दिया, बचा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही वाई, जो ये वाई है आर कोस अल्फा एक्स डैश बचा साइन थीटा, बीच में प्लस प्लस आर साइन अल्फा वाई डैश के इक्वल, बचा कोस थीटा। क्लियर है इतनी बात? तो ये आ गई एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू एक्स डैश और वाई डैश की टर्म में। और जब हम इसको सोल्व करके एक्स डैश और वाई डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो अभी एक बार मैं बोल के बताता हूं। अभी नॉर्मली एक्स और वाई की वैल्यू एक्स डैश वाई डैश की टर्म्स में क्या आती है? एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, मतलब कोस थीटा में से साइन थीटा घटाया है, एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। और एक्स डैश वाई किसके इक्वल है? वाई में आएगा आगे साइन, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। याद करनी है ये बात आपको, दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे यूज होंगी।
अच्छा यहाँ देखो, जब हम एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की टर्म्स में, तो इसको भी याद कर लो, ये सिंपल होगी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और इसमें साइन यहां पर माइनस लगेगा, जैसे इसमें ऊपर एक्स और वाई वाली में माइनस साइन यहाँ यूज हुआ था ना, इसमें माइनस साइन यहां पर यूज होगा, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। इसका बहुत बड़ा प्रूफ है 1.5 पेज का, उसको हमने करना नहीं है, हमने तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, अगर आप प्रूफ करोगे जब भी याद रखनी है ये बातें दोनों, और प्रूफ नहीं करोगे जब भी याद रखनी है, ठीक, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना प्रूफ करके, सिंपल सी बात है, याद याद कर लेना इनको। एक्स और वाई की वैल्यू ये होगी जब रोटेटेड एक्सिस हो, और एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू ये होगी। दोबारा से देख लो, x इज इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। इज इट क्लियर? देखो x निकाल रहे हैं तो भी एक्स वाई एज इट इज आ रहा है, एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश वाई डैश, क्लियर। और जब x डैश और y डैश निकाल रहे हैं तो भी एक्स वाई, आगे x आएगा पीछे y आएगा, पहले तो इतनी बात क्लियर करो, ठीक है। और सेम देखो, साइन का फर्क है और बाकी सब कुछ सेम है। अगर हम x निकाल रहे थे तो यहाँ पे डैश 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 आ जाएंगे, और अगर x डैश और y डैश निकाले तो सिंपल एक्स वाई आएगा। इतनी बात क्लियर है। x के साथ कोस थीटा, y के साथ साइन थीटा, x के साथ कोस थीटा, y के साइन थीटा, इसमें भी x के साथ कोस थीटा, y के साथ साइन थीटा, ऊपर वाली इक्वेशन में, मतलब जब x की वैल्यू है तो x के साथ कोस थीटा, y के साथ साइन थीटा, x कोस थीटा y साइन थीटा, क्लियर। और जब हम नीचे y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आगे साइन आ जाएगा, बस x और y अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा। सेम इसमें भी देखो, x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, बस इतना सा फर्क है कि इसमें इस ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर माइनस लगता है, और इसमें x डैश y डैश वाली में आगे माइनस लगता है नीचे वाली इक्वेशन में, ठीक। अगर आप 2 बार लिख के देख लोगे इसको तो अच्छे से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो क्वेश्चन में इसका कैसे यूज होएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद अपनी क्लास यहीं खत्म कर देंगे हम। देखो, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 2,4, पॉइंट क्या दिया है 2,4, इफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा बराबर में 30 डिग्री। मतलब अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस को अगर मैं 30 डिग्री रोटेट कर दूं तो मुझे नए पॉइंट्स क्या मिलेंगे उस पॉइंट पी के। पहले पॉइंट क्या था 2,4, रोटेटेड एक्सिस के हिसाब से पॉइंट क्या होंगे ये बताना है। तो मतलब एक्स डैश और वाई डैश हमको निकालने हैं, और अभी अभी देखा कि एक्स डैश और वाई डैश का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई सेम लिख दिया, कोस थीटा एक्स के साथ आगे क्या आएगा एक्स कोस थीटा, क्योंकि एक्स डैश निकाल रहे हैं हम, और यहाँ पर वाई के साथ साइन थीटा वाई साइन थीटा, क्लियर। और जब वाई डैश निकालेंगे तो आगे साइन थीटा आएगा, एक्स और वाई अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, एक्स साइन थीटा और वाई कोस थीटा, क्लियर है। और एक्स डैश और वाई डैश वाले में यहां माइनस लगता था, इतनी बात समझ में आ गई। अब एंगल कितना रोटेट किया है, 30 डिग्री रोटेट किया है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और कोस 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस एक्स की जगह एक्स रखो, कोस 30 की वैल्यू √3/2, वाई साइन 30 की वैल्यू 1/2, ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू आ जाएंगी दोनों। तो एक्स डैश वाई डैश क्या आ गए √3+2 कोमा -1+2√3, बस खत्म। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, एक्स वाई इज इक्वल टू 1। इसकी जनरल इक्वेशन तो एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर होती है, बट एक्स वाई इज इक्वल टू 1 भी सी कांस्टेंट 1 का स्क्वायर लिखो 1 लिखो, एक ही तो बात है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इज इट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। अब बचते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे। मैं एक बार आपको यूनिट पूरी दिखा भी देता हूं। देखो, ये यहाँ टेक्निक्स ऑफ स्केचिंग कोनिक्स तक तो हम डिस्कस कर चुके थे, इतना तो कर लिया है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कोनिक्स 3 थ्योरम आज ही की है, रट लेना अच्छे से। रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने कर लिया है, ठीक है। सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप, क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चंस में मैं दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन में, रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड क्लासिफिकेशन इनटू कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, ये भी टॉपिक हमने कर लिया है।
अच्छा, एक क्लासिफिकेशन इनटू कोनिक्स यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट, इसका एक क्वेश्चन मैंने कल छोड़ दिया था ये कह के कि ये टॉपिक अभी हुआ नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं वो क्वेश्चन क्या था। ये देखो, ये था वो क्वेश्चन, यस ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट b होता है, जो कि एक्स वाई है ही नहीं, तो b 0 हो जाएगा। तो a ले लिया 1 और b ले लिया 0। अब आगे देखो, c होता है x का कोफिशिएंट -2, तो c किसका कोफिशिएंट होता है, दिखा देते हैं एक बार। अभी अभी तो किया है, यस लेट्स सी, देखो ये रहा, हाँ सी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है भाई, ठीक है। तो वाई स्क्वायर देखो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए की वैल्यू हो गई 1, एक्स वाई इसमें है नहीं, उसका कोफिशिएंट होता है बी, तो बी की वैल्यू हो गई 0, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है सी, सो सी हो गया -1, तो सी की वैल्यू -1 पुट कर ली। बस यही चाहिए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो आप 4 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 0 माइनस माइनस और 4 इंटू ac, तो ये क्या आएगा +4 आएगा, है ना, और ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोला होगा। कई बुक्स में बी स्क्वायर माइनस ac लिखा होता है, कई में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा होता है, तो आप 4ac कर लो क्योंकि हमने 4ac ही पढ़ा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 तो क्या बनेगा, हाइपरबोला, सिखाया हुआ है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कल रह गया था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी बच्चा यहां तक पहुंचा है वो कमेंट करके जरूर जाएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको जितनी भी काम की बातें हैं, जो भी पीडीएफ है, लिंक है क्लास के, वो सब आपको वहीं पर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल है, वो सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर होता है। सिंपली टेलीग्राम पर जाना, सर्च में D++ फैक्ट्री लिख देना और आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।